हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है महेंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं आयुष अग्निहोत्री आप सभी का स्वागत करता हूं। एक नया वीक डेयर शुरू हो चुका है। हम लोग आ चुके हैं मंडे मॉर्निंग में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सकें। 20 मई के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। फटाफट कनेक्ट हो जाओ, लिंक को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखते हैं आज का इंस्पिरेशन कोड क्या कहने वाला है। ठीक है, मंजिल मिलने की खुशी 2 पल की होती है, सफर की याद जिंदगी भर आती है। बिल्कुल डियर, जो भी आपने अपनी टारगेट डिसाइड किया है, व्यू डिसाइड किया है, उसको देखते हुए, उसको याद रखते हुए आप सफर में चलते हैं। जब तक आप सफर को एंजॉय करना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। तो सफर को यादगार बनाइए, है ना, और अच्छा बनाइए, स्टेप बनाइए। हम टारगेट तो बना लेते हैं लेकिन उनके स्टेप नहीं बनाते। स्टेप बनाइए कि मुझे ये करना है, ये करना है। स्टेप बाय स्टेप जब आप चलेंगे तो आप जरूर आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ना आपको बोर भी नहीं करेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि मुझे एसबीआई पीओ क्लियर करना है, मुझे एसएससी सीजीएल क्लियर करना है, मुझे ये वाली पोस्ट चाहिए। तो उसके लिए आपको स्टेप बनाने होंगे, मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, फिर ये करना है, फिर ये जब आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको चीजें इंटरेस्टिंग लगेंगी, और पॉइंट टू पॉइंट आप आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए इसी व्यू के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास को, आज के सेशन को, है ना। दैट इज बिल्कुल ट्यूसडे में हम लोग आपके वीकली मार्क्स जो रहे हैं वो भी आपका साथ डिस्कस करेंगे। एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया था, वो भी हम आपके साथ ऐड करेंगे ट्यूसडे वाले सेशन में। ठीक है, चलो डियर, स्टेशन में अगर हम बात करें, सबसे पहले लास्ट डे हाइलाइट्स देखेंगे, जो इवेंट हमारे रहते हैं। करंट न्यूज के पार्ट पे चलेंगे, रैपिड फायर, कंपाइल करंट फैक्ट, स्टैटिक जीके, एमसीक्यू, विना एंड टुडे क्विज क्वेश्चन। फाइनली ये सारे इवेंट रहते हैं हमारे मॉर्निंग क्लास में, आप सभी को पता है डेली ही। जो भी हमारे न्यू ईयर है, बिल्कुल इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको नोट डाउन करते हुए चलने होते हैं। करंट न्यूज का पार्ट है जो शॉर्ट फॉर्म में नोट डाउन करते हुए चले। स्टैटिक जीके का पार्ट है जिसको आपको फाइल के फॉर्म में तैयार करना है और उसे फाइल के फॉर्म में कंपाइल करके चलते जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, चलते हैं लास्ट डे हाइलाइट्स की तरफ। दैट इज डियर, सबसे पहली न्यूज जो हमारी लास्ट डे हाईलाइट रही थी, लास्ट डे हाईलाइट में आ रही है, इंडिया सेज चाबार पोर्ट विल प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू लैंडलॉक सेंट्रल एशियन कंट्रीज। जो भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, फाइनली उनको भी इसका लाभ होगा। जो चाहबार बंदरगाह की बात हुई है, वहां पर डील साइन अप हुई है ईरान के साथ, फाइनली इसका ओवरऑल सेंट्रल एशिया को फायदा होने वाला है, ये कहना है। ठीक है, नेक्स्ट इज विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है। ये भी न्यूज हमने आपके, ये भी इंपॉर्टेंट डे हमने आपके साथ डिस्कस किया था। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। फटाफट से एडिशनल पॉइंट आप लोग कनेक्ट करते जाएंगे, बताते जाएंगे। ठीक है, 17 मई को ये डे सेलिब्रेट होता है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। नेक्स्ट चले तो द इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस इन एन एनुअल ऑब्जर्वेशन 16 मई को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर पीस। नेक्स्ट चले, आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में कैंपस में अनाउंस कर दिया, एडमिशंस ओपन कर दिए हैं, गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। इनॉग्रल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो शुरू किया आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में कैंपस में अपने शुरू कर दिए हैं। डियर, आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी। सबसे पहला आईआईटी जो इंडिया से बाहर जाकर अपना कैंपस ओपन किया वो है आईआईटी मद्रास, तंजानिया के जांजिबार में ओपन किया था। दूसरा आईआईटी दिल्ली है जिसने अबू धाबी में अपना कैंपस ओपन किया। इसके साथ ही श्रीलंका में भी कैंपस ओपन किया गया है। किस आईआईटी ने किया, आईआईटी दिल्ली ने या मद्रास ने, बताइए फटाफट से। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट चलेंगे, स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फिको फाइट कर रहे हैं अपनी लाइफ से। फाइनली गोली मारकर इनकी हत्या करने की कोशिश की गई है फाइनली। ठीक है, नेक्स्ट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज, यह सैटरडे में ये डिस्कस हुई थी। आपको सारे पॉइंट फैक्ट यहां से ध्यान रखने होंगे। पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने जो प्रॉफिट है वो कितना, 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है अगर हम बात करें, 11 नेशनलाइज बैंक और एक एसबीआई के साथ टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक निकल कर आते हैं। फाइनेंशियल ईयर FY24 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर बैंकों का जो मुनाफा है पब्लिक सेक्टर बैंक का 1.4 लाख करोड़ का हुआ है। डिटेल में और भी बहुत सारे पॉइंट आपके साथ डिस्कस हुए थे। अगर आपने ये न्यूज
डिटेल में डिस्कस की थी, वहां से पॉइंट्स फैक्ट्स नोट किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं किए हैं तो सैटरडे के सेशन में डिस्कस हुआ था, जरूर जाकर उसको नोट डाउन करिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे। एडिशनल पॉइंट आप जैसे कमेंट बॉक्स में बता भी रहे हैं, अभी फटाफट से सभी जो भी एडिशनल पॉइंट्स है बताते चले। ये आपके 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ जाएंगे, एक साथ आपको कंपाइल करके दे दिया है, जिससे आप आसानी से 11 इसमें से नेशनलाइज बैंक है और एक एसबीआई टोटल प्लस हो जाता है, तो आपके टोटल 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाते हैं। पब्लिक सेक्टर दैट इज मैक्सिमम शेयर किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं करंट न्यूज की तरफ, शुरू करते हैं करंट न्यूज का सिलसिला। करंट न्यूज की तरफ डियर चलेंगे तो सबसे पहले करंट न्यूज में कुछ पार्ट हमने बाइफरगेट किए हुए हैं, जिससे आसानी से आप चीजों को समझ सकें। नेशनल न्यूज, ट्रिब्यूट, इंपॉर्टेंट डे, स्टेट न्यूज, इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट, इनॉग्रेशन, लॉन्चिंग, फाउंडेशन स्टोन या फिर डिफेंस रिलेटेड न्यूज। नेक्स्ट चलेंगे तो और भी पॉइंट आते हैं, इंडेक्स एंड रैंकिंग हो सकता है, अवार्ड एंड ऑनर, बैंकिंग इकोनॉमी, बैंकिंग फाइनेंस, बिजनेस कॉर्पोरेट, आर्ट कल्चर, साइंस टेक्नोलॉजी, बुक्स ऑथर, जीआई टैग एंड स्पोर्ट्स या फिर ऑब्चुरी। नेक्स्ट चले नेशनल न्यूज, कुछ इस तरह से एक न्यूज को मैंने ऐसे ब्रेक किया है डियर, इस तरह से नोट्स क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, किसी भी न्यूज को ब्रेक करके रिएक्शन के फॉर्म में कनेक्ट करने की कोशिश, और फ्लो चार्ट जैसे कंप्यूटर में आप बनाते थे फाइनली, उस तरह से आप किसी भी न्यूज को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इससे बहुत ही आसानी से आप न्यूज को कनेक्ट कर पाएंगे शॉर्ट फॉर्म में, और लॉन्ग टाइम तक रिकॉल भी रख पाएंगे। चलते हैं आज की फर्स्ट न्यूज की तरफ। फर्स्ट न्यूज निकल कर आ रही है, नेशनल न्यूज है, इंडिया एंड यूएई। बात हो रही है इंडिया एंड यूएई की, और डियर यहाँ पर देखो मीटिंग्स का दौर जो मैंने बताया वही कुछ। इंडिया एंड यूएई कॉन्क्लूड फर्स्ट राउंड टॉक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत और यूएई के बीच भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर पहले दौर की वार्ता क्या हो चुकी है? संपन्न हो चुकी है। ठीक है, इससे पहले भी आपके साथ ये न्यूज डिस्कस हुई थी कि वार्ता हो रही है। हाई लेवल इंडियन डेलीगेशन conclude his first round talks UAE officials on developing the ambitious India Middle East Europe Economic Corridor। डिया देखिए एक यहाँ पे एब्रीवेशन आ रहा है IMEEC, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, दो पार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप, मिडिल ईस्ट यूरोप, मिडिल ईस्ट यूरोप और इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, जस्ट 3 months आफ्टर द टू नेशन इंक्ड ए फ्रेमवर्क एग्रीमेंट फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, IMEEC डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, सेम पॉइंट आपका हिंदी में भी अवेलेबल है। एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने महत्वाकांक्षी भारत मध्य यूरोप आर्थिक गलियारे की विकसित करने पर संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के साथ अपनी पहले दौर की वार्ता संपन्न की है, जिसे ठीक 3 महीने बाद दोनों देशों ने परियोजना के लिए एक रूपरेखा पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए इन्होंने, है ना, ठीक 3 months के बाद। ठीक है, जिस पर समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे उसके लिए प्रोजेक्ट को क्या कर लिया है? फ्रेम कर लिया है कि हमें किस तरह से इस पर काम करना है। ठीक है, इस पर समझौता 3 महीने पहले ही हो चुका है। जो समझौता आपको ध्यान होगा डियर कब हुआ था? ये गुजरात वाइब्रेंट समिट के टाइम पे आपको ध्यान होगा, अल नहान साहब इंडिया में आए हुए थे गुजरात वाइब्रेंट समिट में, ये एज अ चीफ गेस्ट थे, है ना, ये वहां से कनेक्ट हो रहा है, ये समझौता तभी हुआ था, और अब इस पे प्रोजेक्ट भी फाइनल तैयार कर लिया गया है, किस तरह से कार्यवाही होगी फाइनली वो चीजें तैयार हो गई हैं। तब आपके साथ ये डिस्कस किया गया था, मैंने आपके साथ ये समझौते भी डिस्कस किए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें, दुबई में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए हुए थे जब COP28 की मीटिंग थी, है ना, 30 नवंबर से 1 दिसंबर, 2 दिन की यात्रा थी, आप सभी को ध्यान है, पता है, फाइनली वहीं से ये चीजें निकल कर आ रही। तो हाई लेवल इंडिया डेलीगेशन जो मीटिंग है, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर जो एक समझौता किया गया, फाइनली उसकी रूपरेखा क्या की गई है? तैयार कर ली गई है। ठीक है, IMEEC डायरेक्टली आपको ये पॉइंट ध्यान। ठीक है, चले एज अ इन्फॉर्मेशन ये न्यूज थी। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट न्यूज इनॉग्रेशन आ रहा है भाई, जापान एंड नागालैंड ने इनॉग्रेट किया है कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क। ठीक है, कोहिमा, जापान एंड नागालैंड ने इनॉग्रेट किया है कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क। ठीक है, कहां पर? नागालैंड की राजधानी कोहिमा में ही। ये न्यूज भी कल शायद क्वेश्चन के फॉर्म में, यहां से हमने क्वेश्चन भी आपके साथ वीकली सेशन में डिस्कस किया था, सैटरडे में न्यूज रही है फाइनली आपकी ये, तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जापान एंड नागालैंड इनॉग्रेट कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क। आपको ध्यान रखना है कोहिमा पीस एंड मेमोरियल एंड इको पार्क, देखो ऐसे ध्यान रख सकते हो, कोहिमा पीस मेमोरियल, कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क, इसको इनॉग्रेट किया गया है
नागालैंड की राजधानी कोहिमा में, नाम ही कोहिमा आ रहा है, ठीक है ना। जापान नागालैंड ने मिलकर किया है, आप देख पा रहे हो, सॉफ्ट इनॉग्रेशन प्रोग्राम है। नेक्स्ट चलेंगे, कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क इन नागालैंड hold profound significance celebrating the collaborative effort between the government of Japan and Japanese International Cooperation Agency and the government of Nagaland, ठीक है। कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क नागालैंड होल्ड प्रोफाउंड सिग्निफिकेंस, सेलिब्रेट किया गया है कोलैबोरेटिव गवर्नमेंट ऑफ जापान एंड जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड, ठीक है। नागालैंड हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जिसकी राजधानी कोहिमा है। नेक्स्ट चलेंगे, नागालैंड में सेम पॉइंट आपका हिंदी में अवेलेबल है। नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का गहरा महत्व है, जो जापान सरकार और जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी और नागालैंड सरकार के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास का जश्न मनाता है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चले, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है डियर, नेशनल न्यूज में कैटेगराइज की गई है। इंडिया ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है $5 लाख टू यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड। अमाउंट आपको ध्यान रखना है $5 लाख टू यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में दिया गया है इंडिया के द्वारा। इंडिया टू कॉन्ट्रीब्यूट $5 लाख टू यूएन टू काउंटर टेररिज्म। काउंटर टेररिज्म के लिए कितना पार्टिसिपेशन है इंडिया का, फाइनली आपको ये अमाउंट जरूर ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन बनाए। चलते हैं, इंडिया हैज रीअफर्म्ड इट्स डेडिकेशन टू द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट टेररिज्म बाय कॉन्ट्रीब्यूटिंग $5 लाख टू द यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड। CTFF ध्यान रखना होगा, काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में जो योगदान है वो इंडिया का कितना है, $5 लाख, ठीक है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी ट्रस्ट फंड में $5 लाख का योगदान देकर आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में अपने समर्पण की क्या की है, पुष्टि की है। CTF काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड, काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड, ठीक है, क्लियर है। अमाउंट जरूर ध्यान रखना है आपको, यूएन काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलेंगे, एम्बेसडर रुचिरा कंबोज जी ने क्या बोला है भाई, इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन। इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन में जो कि एम्बेसडर है हमारी रुचिरा कंबोज जी, डिलीवर टू द कंट्रीब्यूशन टू अंडर सेक्रेटरी जनरल वोलोदिमीर वोरोनकोव ऑन 7 में। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं यूनाइटेड नेशन में रुचिरा कंबोज। इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, टाइम टू टाइम पे हम लोग इनके बारे में बात करते रहते हैं जब भी कोई यूएन से कोई न्यूज या कुछ भी रहता है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, रुचिरा कंबोज जी का नाम बिल्कुल ध्यान रखना है। 7 मई को अवर महासचिव व्लादिमीर वोरोनकोव को योगदान दिया है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज ने 7 मई को अवर महासचिव व्लादिमीर वोरोनकोव को योगदान दिया है, यूएन सेक्रेटरी जनरल को, ठीक है। तो इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है, दोनों ही नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे। रुचिरा कंबोज का नाम तो आप पहले से ही ध्यान रखे हैं, साथ में अंडर सेक्रेटरी जनरल जो है व्लादिमीर वोरोनकोव, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। The financial support adds to India's ongoing commitment totaling $2.55 million aimed at bolstering multilateral efforts against terrorism। यह वित्तीय सहायता भारत की चल रही प्रतिबद्धता को जोड़ती है, कुल $2.55 मिलियन, जिसका उद्देश्य आतंकवाद के खिलाफ बहुपक्षीय प्रयासों को बढ़ावा देना है। तो ये एक टारगेट रखा गया है, टोटल $2.55 मिलियन देने का एम रखा गया है, बोल्स्टरिंग मल्टीलेटरल एफर्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म के अगेंस्ट, ठीक है। $5 लाख तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना ही रखना है ना, जो फंड में दिया गया है, और टोटल ये भी आपको एज अ इंफॉर्मेशन अमाउंट ध्यान रखना होगा, $2.55 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज भी नेशनल न्यूज में कैटेगराइज की गई है, ये भी न्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है डियर। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एडवाइस दी है इंडियन स्टूडेंट्स को जो कि कहां पर हैं, किर्गिस्तान में है, जो कि कहां पर हैं, किर्गिस्तान में है भाई। वहां के हालात कुछ सही नहीं है, इस वजह से बोला गया है। किर्गिस्तान की राजधानी बिस्केक है, किर्गिस्तान की राजधानी जो है वो है बिस्केक, और फाइनली देखो क्या बोला गया है, किर्गिस्तान बिस्केक टू स्टे इंडोर्स, यानी घर के अंदर रहे, फॉलोइंग रिपोर्ट ऑफ मॉब वायलेंस हुआ है टारगेटिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट, जो कि टारगेट कर रहा है किसको, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को।
आप देख पा रहे हो यूनिवर्सिटीज अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निशाना बनाने वाली भीड़ की हिंसा की रिपोर्टों के बाद विदेश मंत्रालय ने किर्गिस्तान के बिश्केक में भारतीय छात्रों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है। ठीक है, देखें ये ट्वीट किया गया है इंडिया की तरफ से, इंडिया इन किर्गिज के लिए, वी आर इन टच ऑफ विद अवर स्टूडेंट, हम अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं। द सिचुएशन इज प्रेजेंटली काम बट स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू स्टे इंडोर्स फॉर द मोमेंट and get in touch with the embassy in case of any issue. Our 24/7 contact number is कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर 24/7 ये दिए गए हैं, टोल फ्री नंबर जिस पे कॉल करके कनेक्ट हो सकते हैं। इंडिया के फॉरेन अफेयर मिनिस्ट्री ने फाइनली ये एक ट्वीट किया हुआ है, एक संदेश दिया हुआ है कि भाई जो भी किर्गिस्तान में स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो अपने आप को सेफ रखें और घर के अंदर रहें, बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। ये ठीक उसी तरह से है जैसे हम हमारे पेरेंट्स हम जब छोटे हुआ करते थे तो फाइनली इस तरह की सलाह देते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पर ये सलाह दी गई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलेंगे। किर्गिस्तान बिश्केक हैज बीन विटनेसिंग some violence over the last few days with 4 पाकिस्तानी स्टूडेंट किल एंड मैनी इंजर्ड, है ना। किर्गिस्तान में बिश्केक में पिछले कुछ दिनों से भीषण हिंसा हो रही है जिसमें 4 पाकिस्तानी छात्र मारे गए हैं और कई घायल भी हो गए हैं। Assuring the welfare of Indian students in Bishkek, External Affairs Ministry as जयशंकर said the situation is being monitored, monitoring कर रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर साहब ने बोला है। रिपोर्टेडली काम नाउ, बिश्केक में भारतीय छात्रों के कल्याण का आश्वासन देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है स्थिति पर नजर रखी जा रही है और यह अब तक कथित तौर पर क्या है, शांत है। तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, एज अ इंफॉर्मेशन ये न्यूज है। चलिए, he advised the student to stay regular in touch with the embassy. The embassy of India is Kyrgyzstan released 24/7 emergency contact number भी रिलीज कर दिए किए जा चुके हैं। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट न्यूज हमारी आ रही है, ये भी नेशनल न्यूज में कैटेगराइज है। द नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस कंप्लीट्स द 2 वीक कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। 2 वीक का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम था, 2 वीक का कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ऑन प्रोजेक्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट फॉर पब्लिक वर्क्स ऑफिसर्स ऑफ तंजानिया एट न्यू दिल्ली। भाई राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने नई दिल्ली में तंजानिया के लोक निर्माण अधिकारियों के लिए परियोजना और जोखिम प्रबंधन पर 2 सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम क्या कर लिया है, पूरा कर लिया है। पीआईबी से ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है फाइनली, एज अ इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान रखनी है। और भी कुछ पॉइंट्स देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तंजानिया की बात हो रही है, बिल्कुल अभी हमने आईआईटी मद्रास की बात की है ना, वहीं से ये देखिए तंजानिया फिर से न्यूज में आया है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने नई दिल्ली में तंजानिया में लोक निर्माण अधिकारियों के लिए परियोजना और जोखिम प्रबंधन पर 2 सप्ताह का जो कार्यक्रम था वो कंप्लीट हुआ है। द प्रोग्राम वॉज ऑर्गेनाइज 6 मई से फाइनली ये शुरू हुआ, 17 मई तक चला है डियर। 24 इज पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की साझेदारी में 6 मई 2024 से 17 मई 2024 तक आयोजित किया गया। अब देखो ये जो आयोजन रहा है प्रोग्राम का, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट रहेगा। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के एग्जाम्स में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेट्स भी पूछ दी जाती हैं, कब से कब तक रहा है, तो 6 मई से 17 मई तक। ठीक है, NCGG has in partnership with Ministry of External Affairs, NCGG successfully imparted ट्रेनिंग टू सिविल सर्वेंट्स ऑफ 17 कंट्रीज। भाई वाया कौन कौन सी 17 कंट्रीज है जहां पे उनको क्या किया गया है, ट्रेन किया गया है। अगर बात करें बांग्लादेश, मालदीव्स, केन्या, तंजानिया, ट्यूनीशिया है, सेशल्स है, गाम्बिया है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, लाओस है। ये टोटल नंबर ऑफ 17 कंट्रीज है आपकी। ठीक है, सेशल्स है आपका, गाम्बिया है, श्रीलंका है, अफगानिस्तान है, लाओस है, और फिर आपका वियतनाम आ रहा है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमा है, इथोपिया है, इरिट्रिया है एंड कंबोडिया है। विद रिक्वेस्ट बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम सेवरल कंट्रीज फॉर कोलैबोरेशन इन द एरिया ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सिविल सर्वेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सिविल सर्वेंट। इसके लिए यहां पर ट्रेन किया गया है। टोटल नंबर ऑफ 17 कंट्रीज हैं, है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, एनसीजीजी जो है ना, एनसीजीजी स्टैंड्स फॉर नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। एनसीजी नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस।
ठीक है, तो ये एनसीजीजी का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। एनसीजी दैट इज नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस हैज इज पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, एज ए इंफॉर्मेशन है न्यूज दिया। क्लियर है इतना सभी को? एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर देंगे, एक बार से यस कर देंगे। देखिए बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ एमओयू से रिलेटेड न्यूज है, एग्रीमेंट से रिलेटेड है, तो एग्रीमेंट्स और एमओयू थोड़ा सा हमें थोड़ा सा क्या पूरा सा एक रहता है ना कि भाई बोर करती है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, देखना तो पड़ेगा ही, है ना। एक्सटर्नल अफेयर आपकी ये जो एग्रीमेंट्स है फाइनली एमओयूज हैं, है ना, और दोस्तों के साथ रिलेशन है फाइनली, उससे रिलेटेड ये बहुत सारी मीटिंग्स में से ही शुरू हो चुकी हैं आपके साथ जो मैंने डिस्कस की हैं। चलिए नेक्स्ट चले, सेम पॉइंट आपके हिंदी में अवेलेबल है। एनसीजीजी ने एमईए के साथ साझेदारी में 17 देशों के सिविल सेवकों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया है। कंट्रीज के नेम भी सारे दिए हुए हैं और कहीं ना कहीं इन कंट्रीज के साथ बायलैटरल रिलेशंस भी देखने को हमें मिले हैं। नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट न्यूज आ रही है अपॉइंटमेंट से आर लक्ष्मीकांत राव। ये अपॉइंटमेंट भी लास्ट वीक ही रहा था, फाइनली हम लोगों ने डिस्कस नहीं कर पाया था, तो मैंने आज इसको यहाँ पे सेशन में रख लिया है। आर लक्ष्मीकांता राव हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आरबीआई। आर लक्ष्मीकांता राव को आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है, कहां पर, आरबीआई। तो आपको नाम बिल्कुल ध्यान रखना है डियर। चलिए कुछ और पॉइंट्स एडिशनल देखते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड आर लक्ष्मीकांता राव एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इफेक्टिव फ्रॉम 10th ऑफ मई। 10th ऑफ मई से ही इफेक्ट में आ जाएंगी डियर, यानी 10th ऑफ मई से ही इफेक्ट में आ गया है ये अपॉइंटमेंट। भारतीय रिजर्व बैंक ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया, जो 10 मई 2024 से प्रभावी होगा। राव ब्रिंग 30 ईयर का एक्सपीरियंस है डियर, इनके पास 30 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एट द आरबीआई, हैविंग प्रीवियसली सर्व्ड एज अ चीफ जनरल मैनेजर रही हैं इन चार्ज ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशंस। राव के पास आरबीआई में 30 वर्षों से अधिक का अनुभव है, जो पहले विभाग के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भी कार्य कर चुकी हैं, और अब इनको कार्यकारी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, चलिए देख लेते हैं डियर। नाम आ रहा है डीआईसीजीसी का, और डीआईसीजीसी आप सभी जानते हो, अगर हम बात करें डीआईसीजीसी की, तो ये आपकी आरबीआई की सब्सिडरी है ना, आरबीआई की सब्सिडरी है। आरबीआई की प्रेजेंट टाइम कितनी सब्सिडरीज है बताइए फटाफट से, कौन बताएगा भाई? आरबीआई की सब्सिडरीज की संख्या कितनी है? आपके साथ रैपिड फायर में भी हमने डिस्कस किया था मुझे लग रहा है ना। आरबीआई की सब्सिडरीज कितनी है? 5 सब्सिडरीज हैं। एक तो आपकी डीआईसीजीसी हो गई, बीआरबी एनएमपीएल, रेबिट, इफ्टास, और एक लास्ट ईयर जो सब्सिडरी आई थी हमारी आरबीआईएच, रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये 5 सब्सिडरीज हैं, उनमें से एक सब्सिडरी डीआईसीजीसी है जो कि इंश्योरेंस देने का काम करती है, इंश्योर करने का काम करती है। 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है हमारे किसी भी तरह के बैंक अकाउंट पे। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, राव विल ओवरसी operations related to the deposit insurance and credit guarantee corporation, ensuring the protection of depositors interest। ठीक है, तो राव विल बी ओवरसीज ऑपरेशंस देखेंगे रिलेटेड टू द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इंश्योरिंग द प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये 5 सब्सिडरीज आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। आरबीआई के टोटल बोर्ड ऑफ मेंबर्स की बात करें तो पता होना चाहिए 21 बोर्ड ऑफ मेंबर्स, 5 ऑफिशियल, 16 नॉन ऑफिशियल। 5 ऑफिशियल जो होते हैं, एक गवर्नर साहब और 4 डिप्टी गवर्नर। डियर, इनका कार्यकाल जो होता है वो 3 साल का होता है, कभी भी ध्यान रखना, हमेशा 3 इयर्स का टेन्योर होता है। 16 जो हैं इसमें से 2 मिनिस्टर रिप्रेजेंट करते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को, 4 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं जोनल ऑफिस या लोकल बोर्ड्स को, 10 मेंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। सेम एज वेल एज आपका हिंदी में पॉइंट दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट न्यूज आ रही है बिजनेस एंड कारपोरेट से। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का नाम आ रहा है डियर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने लिमिटेड ने हैज अनवेल किया है एन एम्बिशियस प्लान टू इन्वेस्ट 26,000 करोड़ इन इट्स ऑटोमेटिव बिजनेस ओवर द नेक्स्ट 3 इयर्स। आने वाले 3 इयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट करेगा? 26,000 करोड़। 26,000 करोड़ ये जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, ये अमाउंट भी आपको ध्यान रखना होगा। ये इन्वेस्टमेंट कहां पर किया जा रहा है भाई? महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड अनवेल्ड एम्बिशियस प्लान टू इन्वेस्ट। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अगले 3 वर्षों में ऑटोमोटिव व्यवसाय में 26,000 करोड़ रुपए के निवेश की महत्वाकांक्षी परियोजना का क्या किया है? अनावरण किया है, अनवेल किया है। बिजनेस एंड कॉर्पोरेट में इस न्यूज को कंसीडर किया गया। चलिए वन बाय वन देखते हैं क्या पॉइंट्स होने वाले हैं। डियर, इन एंटिसिपेशन ऑफ इंक्रीज्ड डिमांड in the automotive sector, Mahindra and Mahindra Limited
has unveiled an ambitious plan to invest 26,000 crore in its automotive businesses over the next 3 years. अपकमिंग 3 years में 26,000 का इन्वेस्टमेंट किया है महिंद्रा एंड महिंद्रा ने ऑटोमोटिव सेक्टर। डायरेक्टली आपको इतना पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है। कैसे इसे कनेक्ट कर सकते हो भाई, बहुत ही सिंपल है। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड आपने इस तरह से फिर एरो बना दिया और कितना इन्वेस्टमेंट किया है इन्होंने, ऑटोमोटिव सेक्टर में किया है, तो यहां पर लिख दोगे ऑटोमोटिव सेक्टर 26,000 करोड़ ये इन्वेस्टमेंट है अपकमिंग 3 years। इस तरह से आपको न्यूज शॉर्ट फॉर्म में कनेक्ट करनी होती है। जो भी हमारे न्यू ईयर हैं ये तरीका समझेंगे और इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इधर आ गया महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इधर आ गया ऑटोमोटिव सेक्टर, इधर इन्वेस्टमेंट हो गया। ये आपने शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया। बहुत ही आसानी से आप इसको लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते, ठीक है। चलो, ऑटोमोटिव क्षेत्र में बढ़ती मांग की प्रत्याशा, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अगले 3 वर्षों के लिए ऑटोमोटिव व्यवसाय में 2600 करोड़ रुपए के निवेश की महत्वाकांक्षी योजना का अनावरण किया है। The significant investment will span from FY27 to FY27 तक जाएगा, FY25 से 27, and it's aimed developing a new vehicles and enhancing production capacity, जिससे अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को क्या कर सके, बढ़ा सके, ठीक है। नेक्स्ट चले, a substantial portion of the investment 12,000 crore is allocated Mahindra Electric Automobile Limited, MEAL, ये भी ध्यान रखना भाई, MEAL जो आया महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड, महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड टू कंपनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल यूनिट। इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। फिर ये भी आपको एडिशनल पॉइंट ध्यान रखना होगा, और जो वो फिगर बनाया था उसी में ये अमाउंट भी आपको क्या करना है, ऐड करना है। MEAL दैट इज महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड, ठीक है। तो ये था डियर हमारा न्यूज का पार्ट। आई होप, चलिए एक बार से लग रहा है मुझे जो न्यूज रही है एक बार हम लोग एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं इनको, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो न्यूज है आज एग्रीमेंट से रिलेटेड बहुत ज्यादा हैं। एक बार हम लोग बस एक ओवरव्यू लेते हैं, ओवरव्यू करते हैं, ठीक है। तो इससे फाइनली चलिए हमारी फर्स्ट न्यूज जो थी वो फाइनली ये थी, इंडिया एंड यूएई ने कंक्लूड किया, फर्स्ट राउंड की मीटिंग इनकी कंप्लीट हुई है, पहले दौर की वार्ता जो इससे 3 पहले एग्रीमेंट हुआ था इंडिया और यूएई के बीच में, फाइनली उसको फाइनल टच दिया गया, उस पर प्रोजेक्ट जो है फाइनली तैयार कर लिया गया है। उस पर जो मीटिंग हुई थी हम लोगों ने डिस्कस किया अभी आपके साथ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है IMEEC, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक तो ये न्यूज हो गई पहली। दूसरी न्यूज थी हमारी जापान और नागालैंड को लेकर, जहां पर कोहिमा पीस मेमोरियल इको पार्क को क्या किया गया है, अनवेल किया गया है, शुरू किया गया है, इनॉग्रेशन किया गया है, कोहिमा पीस मेमोरियल एंड इको पार्क, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट न्यूज निकल कर आई थी काउंटर टेररिज्म को लेकर CTTF काउंटर टेररिज्म ट्रस्ट फंड में कितना अमाउंट गया है, 5 लाख करोड़ का गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये न्यूज हमने डिटेल में आपके साथ डिस्कस की। फिर इसका एम्बेसडर रुचिरा कंबोज जी का नाम आया, अंडर सेक्रेटरी जनरल वोलोदिमिर वोरोनकोव का नाम आया, ये नाम आपको ध्यान रखना है। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की गई, आगे के लिए टारगेट रखा गया टोटल $2.55 मिलियन का, $2.55 मिलियन का। नेक्स्ट न्यूज आई भाई आपकी किर्गिस्तान से। किर्गिस्तान में इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं फाइनली उन पर जो है मॉब वायलेंस हो रहा है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपना शिकार बना रहे हैं फाइनली, और पाकिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स की हत्या भी की गई है। तो इस वजह से जो हमारी फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो एक्टिव हो गई है और अपने स्टूडेंट्स को लिए टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं, और फाइनली घर पे ही रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि माहौल अभी जो है वो थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, इस वजह से ऐसा बोला गया है, ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों ने न्यूज देखी वो आपकी नेशनल न्यूज ये भी रही है, ये पीआईबी की न्यूज थी, हमने आपके साथ डिस्कस की। तंजानिया के लोक निर्माण अधिकारियों के लिए जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा है, जिसमें ट्रेन किया गया है 17 कंट्रीज से आए हुए लोगों को, है ना। 17 कंट्रीज के सिविल सर्वेंट्स को यहाँ पे क्या किया गया है, ट्रेन किया गया है। NCGG, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस,
ठीक है, ये न्यूज थी। फिर इसके बाद में ये अपॉइंटमेंट निकल कर आया, आर लक्ष्मीकांत राव जी का आरबीआई में कार्यकारी निदेशक के रूप में इनको क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज आपको ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पर डीआईसीजीसी की जिम्मेदारी इनको दी गई है, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। अगर हम बात करें, यह आरबीआई की सब्सिडरी है, आपके साथ डिटेल में पता है, आप सभी को डिस्कस हो चुकी थी सब्सिडरी, अभी कुछ दिन पहले ही हमने रैपिड फायर में आपके क्वेश्चन किए थे इससे रिलेटेड। फिर ये लास्ट न्यूज आई बिजनेस एंड कॉर्पोरेट से, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अनवेल किया है एम्बिशियस प्लान ऑटोमोटिव बिजनेस को लेकर, और ऑटोमोटिव बिजनेस को लेकर यहां पर इन्होंने 26,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है ऑटोमोटिव सेक्टर में। ठीक है, और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को ध्यान में रखते हुए उसके लिए स्पेशली 12,000 करोड़ का एलोकेशन किया है इन्होंने। ठीक है, निवेश का एक बड़ा हिस्सा यानी 12,000 करोड़ रुपए कहां जाएगा, जो 26,000 करोड़ है उसी में से 12,000 करोड़ का हिस्सा कहां जाएगा, ये जाएगा महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड, महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड। ठीक है, अब चलते हैं फटाफट से रैपिड फायर राउंड की तरफ, देखते हैं आज के रैपिड फायर में क्या क्वेश्चन होने वाला है। डियर, मैंने आपके साथ सैटरडे के सेशन में डिस्कस किया था कि हम रैपिड फायर में लेकर आएंगे आपके लिए पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, तो बिल्कुल ठीक उसी तरह से आप आंसर कर भी सकते हैं और बिल्कुल हम डिस्कस भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो रैपिड फायर में निकल कर आ रहा है वो आ रहा है पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। फटाफट से आपको बताना है पीसीए का फुल फॉर्म, ओके मैंने ही बोल दिया है। पीसीए किस वजह से है, किन चीजों के लिए है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपको पता है आज का सेशन जो है रिकॉर्डिंग है ना, क्योंकि जहां पे हमारा स्टूडियो है, फाइनली हेड ऑफिस है, वहां पे आज आपके क्या है, इलेक्शन है, इस वजह से हम ये क्लास रिकॉर्डिंग में आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए पीसीए की बात कर लेते हैं, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की। अगर हम बात करें प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन डियर, ये कब इफेक्ट में आया, इफेक्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। अब आप बोलेंगे सर एक्चुअल में ये है क्या, देखो प्रॉम्प्ट का मतलब होता है तुरंत, करेक्टिव सही, एक्शन कार्यवाही, सही कार्यवाही करना। जो बैंकों का फाइनेंशियल रिकॉर्ड अच्छा नहीं होगा उनको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस या कुछ गाइडलाइंस के अंडर लाया जाएगा, उन पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी, और वो क्राइटेरिया जो रहेगा वही डिसाइड करेगा कि उन बैंकों पर क्या रिस्ट्रिक्शन लगेगा, किस तरह से वो वर्क करेंगे। ठीक है, तो पीसीए फ्रेमवर्क ये अप्लाई किया, इफेक्ट में आया था 1 अप्रैल 2017 से। 12 बैंकों पर पीसीए इंपोज हुआ था, फिर इसके बाद एक एक करके सारे बैंक्स इससे बाहर आए थे। 12 बैंक जिन पर इंपोज हुआ था 2018 में, उनमें से 11 बैंक पब्लिक सेक्टर बैंक ही थे। अब यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट्स क्या होते हैं, किनको फोकस किया जाता है, तो डियर पीसीए के जो ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं वो 3 आपके ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। कौन से ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। 3 ट्रिगर पॉइंट्स होता है। पहला ट्रिगर पॉइंट होता है सीएआर को मेंटेन करके चलना है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को। दूसरा ट्रिगर पॉइंट होता है आपका नेट एनपीए को हमें फोकस करके चलना होता है। तीसरा ट्रिगर पॉइंट होता है आपका आरओए, जिसे हम रिटर्न ऑन एसेट बोलते हैं, इसको कवर करके चलना होता है, रिटर्न ऑन एसेट। एनपीए जानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सीएआर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। यहां पर एक छोटी सी टेबल आती है यार, अगर हम बात करें किन किन चीजों को फोकस करके चलते हैं, तो सबसे पहले कैपिटल एरिया क्या होता है, कैपिटल को फोकस करके चलेंगे। फिर इसके बाद हम बात करें एसेट क्वालिटी कैसी है, एसेट क्वालिटी, और लास्ट आता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। अगर बात करें कैपिटल, कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है सीएआर, एसेट क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है एनपीए, प्रॉफिटेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है आरओए, रिटर्न ऑन एसेट। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग डिवाइड होता है। एक आपका आता है रिस्क थ्रेशोल्ड फर्स्ट। रिस्क थ्रेशोल्ड फर्स्ट जो होता है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस कुछ रहती हैं। फिर रिस्क थ्रेशोल्ड आपका सेकंड रहता है, फिर आपका थर्ड रहता है। अगर हम बात करें जो टेबल आती है निकलकर, तो अगर रिस्क थ्रेशोल्ड फर्स्ट में आया तो कुछ आपके रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, सेकंड में आएगा तो क्या रिस्ट्रिक्शंस लगेंगे, वन बाय वन हम लोग देखें। रिस्क थ्रेशोल्ड सेकंड फर्स्ट की बात करें, अगर 10.25 से 7.75 के बीच में आ गया तो रिस्क थ्रेशोल्ड फर्स्ट लग जाएगा। एनपीए में अगर हम बात करें तो ये एनपीए आपका कितना, 6% अगर एनपीए हो गया, 6 to 9%, तो फाइनली ये रिस्क थ्रेशोल्ड फर्स्ट में रहेगा। 9 to 12% है तो फाइनली आपका ये रिस्क थ्रेशोल्ड सेकंड में आ जाएगा। और अगर ये अबव हो गया 12% से तो फाइनल ये
थर्ड में आएगा। ये 7.75 से 6.25% तक आ गया तो रिस्क थ्रेशोल्ड सेकंड में है, लेस देन हो गया, लेस हो गया 6.25% से, तो फिर ये रिस्क थ्रेशोल्ड थर्ड में आ जाता है। ये मेंटेन करके चलना होता है। आरओए रिटर्न ऑन एसेट निगेटिव चल रहा है, प्रॉफिट निगेटिव चल रहा है, निगेटिव आरओए चल रहा है पिछले कितने सालों से, 2 इयर्स से। यहां पे निगेटिव चल रहा है पिछले कितने सालों से, 3 इयर्स से। यहां पे निगेटिव चल रहा है कितने सालों से, 4 इयर्स से। ठीक है, अब देखो इस टेबल को शायद आप समझ पा रहे हो, अगर नहीं समझ पा रहे तो एक बार ध्यान से समझिएगा। देखो तीन चीजें, 3 ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला आपका कैपिटल, एसेट क्वालिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। कैपिटल को रिप्रेजेंट कौन करता है, सीएआर। उसके लिए बासल टॉपिक आपने पढ़ा होगा, अगर उसकी नॉलेज है तो समझ पाओगे। एसेट क्वालिटी में एनपीए आ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी में आरओए। सीएआर 10.25 से 7.75 के अगर मिड में है, यानी अगर 10.25 सीएआर है किसी बैंक का, तो रिस्क थ्रेशोल्ड फर्स्ट में आ जाएगा वो। अगर ये नहीं है, फाइनली यहाँ पे एनपीए उसका 6% हो गया है, टच कर गया है। अगर 5.9% है तो सेफ है, और अगर ये 10.26% है तो सेफ है, क्योंकि सीएआर ज्यादा होना अच्छा होता है और एनपीए कम होना अच्छा होता है। तो एनपीए 5.9% है तो सेफ है, ये 10.26% है तो सेफ है। अब ये 6 से 9% के बीच में, तो रिस्क थ्रेशोल्ड फर्स्ट में आ गया। आरओए पिछले 2 सालों से निगेटिव है तो ये इसमें आ गया। यानी किसी भी एक बॉक्स में अगर आ गया कोई भी बैंक, किसी भी क्राइटेरिया को मीट किया, तो इसको रिस्क थ्रेशोल्ड फर्स्ट में लगने वाली पेनाल्टी लगेगी। किस पर, उस बैंक पर। अब आप बोलेंगे कोई बैंक है सर तीनों कंडीशंस को फॉलो कर रहा है, तो तीनों को अगर फॉलो कर रहा है तब भी सेम रिस्ट्रिक्शन रहेगा, और अगर किसी एक में है तब भी सेम रिस्ट्रिक्शन रहेगा। क्लियर है ना। यानी रिस्क थ्रेशोल्ड फर्स्ट में है तो रिस्क थ्रेशोल्ड फर्स्ट की पेनाल्टी लगेगी, पनिशमेंट लगेगा, चाहे वो एक बॉक्स में हो या तीनों में हो। समझ गए बात को। लेकिन अगर कोई एक बैंक एक इस बॉक्स में है, इसमें है और इसमें है, तो फाइनल मैक्सिमम हाईएस्ट वो रिस्क थ्रेशोल्ड थर्ड में आ गया है, तो फिर उसके ऊपर जो पेनाल्टी लगेगी वो थर्ड वाली लगेगी। समझ गए। यानी अगर रिस्क थ्रेशोल्ड्स चेंज होते हैं तो फाइनल जिस रिस्क थ्रेशोल्ड में जाएगा वही पेनाल्टी उस पर इंपोज होगी। समझ गए बात को। अगर वो रिस्क थ्रेशोल्ड फर्स्ट में है, सेकंड में नहीं गया, थर्ड में नहीं गया, तो फर्स्ट वाली पेनाल्टी लगेगी, चाहे वो तीनों बॉक्स में हो या किसी एक में। लेकिन अगर रिस्क थ्रेशोल्ड सेकंड को टच कर गया, किसी भी एक बॉक्स को टच कर गया, तो फाइनली उसके ऊपर रिस्क थ्रेशोल्ड सेकंड वाली पेनाल्टी लगेगी। पेनाल्टीज क्या लगती है भाई, रिस्क थ्रेशोल्ड फर्स्ट में जो बैंक होता है उसको वो अपना प्रॉफिट शेयर नहीं कर सकता, रेमिटेंस शेयर नहीं कर सकता। सेकंड में अगर आ गया, सेकंड थ्रेशोल्ड में, तो फिर उसके ऊपर पेनाल्टी क्या लगती है, तो वो अपनी ब्रांचेस ओपन नहीं कर सकता, ना ही कंट्री के अंदर और ना ही कंट्री से बाहर, ना ही डोमेस्टिकली और ना ही ओवरसीज। और अगर रिस्क थ्रेशोल्ड थर्ड में आ गया तो फाइनल जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं, फाइनली उनकी फीस वगैरह को, डायरेक्टर्स फीस एंड कंपनसेशन को वो क्या नहीं कर सकता, रोक दिया जाता है रिस्क थ्रेशोल्ड थर्ड में आने पर। ठीक है। तो ये जैसे हम लोग जब छोटे थे तो घर में पेरेंट्स हमसे क्या बोलते थे, अच्छे मार्क्स आने चाहिए, अगर तुम्हारे इतने परसेंट आए तो तुम्हें ये गिफ्ट मिलेगा, अगर इतने आए तो ये मिलेगा, अगर इतने आए तो ये मिलेगा, और अगर इससे कम मार्क्स आए तो फिर समझ लेना उड़ा दिए जाओगे। ठीक है। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर है कि यहाँ पर बहुत सारा आपका टेबल दे दिया गया, फाइनली ये टारगेट्स आपको यहाँ पे मीट नहीं करना है। मतलब यहाँ पर अगर आ गए तो आरबीआई रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर लगाने वाला है। यानी बैंकों का फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अच्छा रहे, मेंटेन रहे, वो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस में ना आए। बैंकों को डिसिप्लिन में रखने के लिए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन को अच्छा रखने के लिए पीसीए फ्रेमवर्क को अप्लाई किया गया था 1 अप्रैल 2017। ठीक है। चलो, तो ये था हमारा आज का रैपिड फायर पार्ट। आई होप आपने पसंद किया होगा। आज रिकॉर्डिंग सेशन है, इस वजह से मैंने ही टॉपिक लाके आपका डिस्कस कर दिया, नहीं तो आप जैसे हर बार देखते हो वैसा ही आपको मिलेगा। अगर कोई न्यू व्यूअर है तो बिल्कुल इस चीज को समझे और बिल्कुल कंटिन्यू रहे। चलिए फटाफट, बिल्कुल सेशन को पसंद कर रहे हैं तो फटाफट से लाइक कर दें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करिएगा। हम लोग चलते हैं स्टैटिक पार्ट की तरफ, देखते हैं स्टैटिक पार्ट में अब आगे कौन सा स्टेट आने वाला है। लास्ट हमने कौन सा किया था, चंडीगढ़ किया था। जी हाँ, अब हम छत्तीसगढ़ की तरफ चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आ रहा है डियर सीता नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सीता नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1974 में फाइनली सेटअप हुई। इसके बाद आ रही है अचना कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अचना कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1975। बादाल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ रही है 1975। बादाल खोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1975, अचना कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1975, सीता नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1974। नेक्स्ट चलेंगे भाई, नेक्स्ट आ रही है बरनावपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1976, तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1978 और समर
सॉर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1978, समर सॉर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1978। ठीक है, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ की 6 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमने आगे कर ली हैं और आगे इसी तरह से कनेक्ट करते चलेंगे। थोड़ा थोड़ा स्टैटिक पार्ट करेक्ट करते चलिएगा, है ना। जैसा कि देखिए कल स्टैटिक पार्ट पे आपको क्वेश्चन भी मैंने कराए थे आपके वीकली सेशन में, तो इसी तरह से एवरी वीक आपको ये स्टैटिक वाले पार्ट के जो क्वेश्चन है ये सेपरेट ही रखेंगे। और एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आपको दिया था, उसका आंसर अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो कल दीजिएगा, अभी भी मौका है। कल हम आपके साथ लाइव आएंगे तो फाइनली हम उस क्वेश्चन को रिव्यू करेंगे, देखेंगे किसने किसने क्या क्या लिखा है। तो इसमें देखो बिल्कुल गलत बात नहीं है, आप लिखना शुरू करिए, कोशिश करिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं अगर आप भागते रहोगे किसी चीज से तो फिर भागते ही रहोगे, और अगर उसके पीछे भागना शुरू कर दोगे, है ना, तो फिर तो बात ही अलग है, फिर वो डर आपसे भागेगा, है ना। अब डर आपको भगा रहा है या आप डर को भगा रहे हो, ये आप डिसाइड करोगे, ठीक है ना। चलो चले, चलिए नेक्स्ट इज, चलते हैं एमसीक्यू एक पार्ट की तरफ। भाई ईमानदारी के साथ आंसर करते चलो। पता है रिकॉर्डिंग सेशन है तो मैं नेम आपके नहीं ले पाऊंगा, लेकिन हाँ आप सभी को पता रहेगा कि भाई कौन राइट आंसर कर रहा है टाइम के साथ। चलिए पहला क्वेश्चन आ रहा है बहुत ही सिंपल सा, जुडिथ सुमनवा तुलका को प्रधानमंत्री के रूप में किसने नियुक्त किया है। देखो लास्ट डे हमने क्वेश्चन देखा था, वहीं से चल रहा है बिल्कुल फ्रेमिंग, है ना। Who made the appointment of Judith Sumanwa Tolka as a prime minister? किसने भाई इनको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया। ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, अच्छा ऑप्शन में इन्हीं का नाम आ गया है। चलो एक ऑप्शन तो आपका पहले ही हट गया, यहाँ पे मिस्टर तसीकेडी है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो पार्लियामेंट है, या फिर प्रेसिडेंट ऑफ फेलिक्स टेस्केडी है। ठीक है, फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, फटाफट से आंसर करते चलो, देखो टाइम आपको वही 10 से 15 सेकंड का मिलेगा, आंसर करते चलो, फिर हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है प्रेसिडेंट फेलिक्स टेस्केडी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है। हु हैज स्worn इन फॉर हिज थर्ड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है डियर, मुझे नहीं लगता कि कोई पर्सन ऐसा होगा जो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाएगा। हु वॉज स्worn इन फॉर हिज थर्ड टर्म एज प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हॉन्सी मुबारक जी हैं, मोहम्मद मोरसी हैं, अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, या फिर गैमल अब्दुल नासिर है। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर है अब्दुल फतेह अल सीसी, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ये इनका लास्ट टर्म होगा, क्योंकि यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में है कोई मैक्सिमम 3 बार ही लगातार राष्ट्रपति बन सकता है, तो फाइनली ये इनका लास्ट टर्म होगा, थर्ड टर्म है इनका अब्दुल फतेह अल सीसी का। मिस्र की बात हो रही है, कायरो यहाँ की कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव में अब्दुल फतेह अल सीसी को कितने प्रतिशत वोट मिले, बिल्कुल ये भी आपको ध्यान रखना है डियर, ध्यान रख सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन हो जाएगा ये। व्हाट परसेंटेज टू ऑफ द वोट डिड अब्दुल फतेह अल सीसी विन द इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। 75, 85, 89.6% या फिर 92%। तो ये कितने ही लोकप्रिय हैं फाइनली ये आपको पता चल जाएगा। परसेंटेज 89.6% वोट फाइनली इनको मिले हैं, ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब्दुल फतेह अल सीसी कब तक राष्ट्रपति बने रहेंगे, अभी आपके साथ हमने डिस्कस भी कर दिया, लेकिन ईयर मैंने नहीं बताया, लास्ट टर्म है तो बताइए फटाफट। अंटिल व्हेन इज अब्दुल फतेह अल सीसी सेट टू रिमेन प्रेसिडेंट, 2026, 2028, 2030 या फिर 2032। चलेंगे आंसर की तरफ, राइट आंसर करें, फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर हमें लेना है, तो चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 2030, 2030 तक रहेंगे डियर, 6 साल का टेन्योर होता है, 6 ईयर का टेन्योर होता है, 2024 से शुरू हुआ है, 2030 में कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस डे ऑब्जर्व। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल या फिर 4 अप्रैल। बताएं फटाफट आंसर करें, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर देंगे। चलेंगे आंसर की तरफ, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 या 4 अप्रैल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर करो फटाफट से, करो भाई फटाफट करो फटाफट। ठीक है, करो करो, बदमाशी नहीं करो, फटाफट चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 4 अप्रैल, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या है भाई। व्हाट इज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस 2024। बिल्डिंग अवेयरनेस, बिल्डिंग पीस, प्रोटेक्टिंग लाइव्स, बिल्डिंग पीस, माइन एलिमिनेशन फॉर पीस, सेफ गार्ड ह्यूमैनिटी एंड बिल्डिंग होप। बताएं फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करें भाई, बिना किसी देरी के आंसर करें फटाफट से। चले
चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है प्रोटेक्टिंग लाइफ्स बिल्डिंग पीस। प्रोटेक्टिंग लाइफ्स बिल्डिंग पीस। यार कोई भी डे होता है ना, कई बार आपको बताया, सबसे पहले तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि वो डे कब मनाया गया है ना, वो डे कब सेलिब्रेट हुआ। फिर दूसरा आ जाता है क्वेश्चन की भाई थीम क्या है। फिर तीसरा क्वेश्चन आ जाता है उस डे को मनाना किस ईयर से हमने शुरू किया, ठीक है, दिस ईयर। तो ये तीन टाइप के क्वेश्चन डे से बहुत ही इंपॉर्टेंट और डायरेक्टली पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस का विचार किसने प्रस्तावित किया था भाई। अब बताइए फटाफट, हु प्रपोज द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल कमेटी फॉर द रेड क्रॉस ऑफ द रेड क्रॉस, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल। बताएं। ज्यादातर इंटरनेशनल डे रहते हैं वो यूएनजीए के द्वारा शुरू किए जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। यहां पर ये डे किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन तो नहीं है आंसर, या फिर आईसीआरसी तो नहीं है, या फिर डब्ल्यूएचओ है, या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल है। बताएं फटाफट बताएं। तो ये क्वेश्चन आपका मॉडरेट क्वेश्चन में आप कैटेगराइज कर सकते हो, क्योंकि डे ध्यान रखना, थीम ध्यान रखना, यहां तक तो ठीक है। इसके बाद फिर एस्पिरेंट या आप और हम होते हैं तो फिर इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते, लेकिन एग्जामिनर जाता है भाई, क्वेश्चन पूछता है, और इन्हीं क्वेश्चन का आप आंसर कर पाते हो, तभी आप अपने आप को औरों से अलग कर पाते हो। चले आंसर की तरफ, चलते हैं, देखते हैं राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है भाई रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का नाम आते ही डियर में ध्यान आता है, अभी हाल ही में हमने मई मंथ में एक डे मनाया था। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, रेड क्रिश्चियन डे या रेड क्रॉस डे, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। रेड क्रॉस एक ऐसी इकलौती संस्था है जिसे मैक्सिमम टाइम 3 टाइम्स जिसे नोबेल प्राइज मिला है, पीस का नोबेल प्राइज मिलने का रिकॉर्ड इनके पास है। मैक्सिमम टाइम नोबेल प्राइज जीतने वाली संस्था या पर्सन कौन है, रेड क्रॉस, ठीक है। 3 बार नोबेल प्राइज मिला है पीस का जो नोबेल प्राइज है डियर, ये नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। अदर नोबेल प्राइज आपके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं, आप सभी को पता है। 1901 से नोबेल प्राइज दिए जाने शुरू किए गए थे। कौन कौन सी फील्ड्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, इकोनॉमिक साइंस, पीस, और एक और बचा, कौन सा बचा है भाई, लिटरेचर। 6 फील्ड्स हो गई। अभी तक भारत को कितने नोबेल प्राइज टोटल मिल चुके हैं, आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया था। 9 नोबेल प्राइज भारत को मिल चुके हैं। सबसे पहला नोबेल प्राइज भारत को दिलाने वाले व्यक्ति हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। 1913 में गीतांजलि के लिए मिला था लिटरेचर का नोबेल प्राइज। और नोबेल प्राइज हमें टोटल 9 मिले हैं। और एक और फैक्ट मैंने आपको बताया इससे पहले भी है, मैं एक बार फिर आज बता देता हूं, 1 + 1 + 1 ऐसे ध्यान रख सकते हो। यानी ये 3 हो गया, ये 6 हो गया, इन दोनों को प्लस करोगे 9 हो गया। ये फिजिक्स के 2 नोबेल प्राइज मिले हैं इंडिया को। फिर इसके बाद में अगर हम बात करें, पीस के भी 2 नोबेल प्राइज मिले हैं इंडिया को। इसके बाद में हम बात करें, इकोनॉमिक साइंस के भी 2 नोबेल प्राइज मिले हैं इंडिया को। केमिस्ट्री का 1 मिला है, मेडिसिन का 1 मिला है, और लिटरेचर का भी 1 मिला है। तो ये टोटल 3 हो गए, ये 6 हो गए, 6 और 3 9 हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, पहला अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस कब मनाया गया था भाई, कब मनाया गया था, फर्स्ट इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे। कुछ ज्यादा ही इसमें डेप्थ में चले गए है ना, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो गए। चलिए कोई नहीं, बात करते हैं, फटाफट बताइए। 1980, 1983 टू 1995 टू 1924। चलेंगे आंसर की तरफ, बताएं फटाफट से आंसर करें भाई, फटाफट से आंसर करेंगे। चले राइट आंसर निकल कर आ रहा है 1983, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा 1980, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इज, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल माइन अवेयरनेस डे 2024। अंतरराष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2024 का विषय क्या रहा है भाई। विषय ये भी डिस्कस हो चुका है क्या, क्वेश्चन रिपीट हो गया मुझे लग रहा है। ओके, प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड बिल्डिंग पीस, डियर बिल्कुल क्वेश्चन रिपीट हो गया है आपका, कोई बात नहीं। प्रोटेक्टिंग लाइफ एंड बिल्डिंग पीस, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो, नाटो की स्थापना संधि पर कब हस्ताक्षर किए थे, चलिए क्वेश्चन चेंज हुआ है। व्हेन इज वाज द नाटो फाउंडिंग ट्रीटी साइन, नाटो की स्थापना संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे डियर। नाटो अब ऐसा हो गया भाई, एक तो नाटू नाटू जो सॉन्ग था वो भी, और एक नाटो, दोनों ने ही धमाल मचा रखा है। आपको पता है नाटो न्यूज में कब से आया, रशिया यूक्रेन वॉर हुई नाटो की वजह से, और नाटू नाटू है ना, अवार्ड भी मिले थे बहुत सारे, इस मूवी को अवार्ड मिले थे, और फाइनली इस सॉन्ग को भी सिलेक्ट किया गया था, इस वजह से न्यूज में रहा। नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर भैया कहाँ है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में।
संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, बताओ फटाफट से, टाइम स्टार्ट है, आप सभी का आंसर करना शुरू करो। 4 अप्रैल 1947, 4 अप्रैल 1949, 9 जुलाई 1955, 11 जुलाई 1949। फटाफट आंसर करिए, चलते हैं हम लोग आंसर की तरफ। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ब्रुसेल्स में हेडक्वार्टर है इसका। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 4 अप्रैल 1949, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में नाटो में कितने संस्थापक सदस्य थे? भाई जब नाटो एस्टेब्लिश हुआ था इनिशियली तो इसके फाउंडिंग मेंबर कितने थे, बताएं। 7, 12, 20, 25। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आपका क्या है, फटाफट से बताइए, हमें इंतजार है आपके आंसर का। फटाफट से करो, आंसर करो भाई। और भैया वीकली सेशन में जिन्होंने अभी वीकली सेशन ना किया हो, वीकली सेशन जरूर करना और देखना कितने मार्क्स गेन किए हैं। जो मार्क्स गेन किए हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम लोग कल बिल्कुल आपके मार्क्स डिस्कस करेंगे। चेक एंड बैलेंस बहुत जरूरी है, ठीक है भाई। इतना सब करने के बाद भी अगर आप मार्क्स नहीं बताओगे तो फिर अच्छी बात नहीं है ना। बिल्कुल, चले राइट आंसर हो जाएगा 12। ठीक है डियर, 12 फाउंडिंग मेंबर थे जिसके साथ में इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, आप सभी जानते हो जो भी मेंबर कंट्रीज होते हैं उनको सिक्योरिटी देने के लिए काम करता है नाटो। प्रोफेसर मीना चरंदा को 2024 में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार कहां प्राप्त हुआ भाई? वेयर डिड प्रोफेसर मीना चरंदा रिसीव द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड इन 2024? आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज, है ना। ये अवार्ड एंड ऑनर में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर मीना चरंदा को दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, या फिर कालीनाडी कॉलेज, या फिर उत्तर प्रदेश असेंबली? फटाफट बताएं, चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। फटाफट से बताइए क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। तो ये था डियर क्वेश्चन आंसर्स का पार्ट, एमसीक्यू का पार्ट आया होगा। आप सभी ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। पीडीएफ के लिए आपको बता दूं, टेलीग्राम पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पे भी मैं पीडीएफ दे देता हूं, वहां से ले सकते हो। टेलीग्राम पे जाने के लिए आपको नेम सर्च करना होगा, आयुष अग्निहोत्री। टेलीग्राम पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। अगर यहां से नहीं मिलता है तो आप उसका एड्रेस है @emthinktank टाइप करेंगे, आप टेलीग्राम पे ग्रुप पे पहुंच जाएंगे। वहां पे भी पीडीएफ मैं आपको देता हूं। यहां से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं सीख लेते हैं। टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर है, अगेन मोर करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा, डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, डाउनलोड पीडीएफ लिखा होगा, उसके आगे लिंक लगा होगा। लिंक नहीं लगा है तो वेट कर लेंगे, हमारी टेक्निकल टीम जैसे ही ऐड करेगी आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे टच करेंगे, नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे डेट मेंशन होगी, आगे जाएंगे टाइटल मिल जाएगा, टाइटल पे टच करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। ऊपर से स्क्रॉल करके आप देख सकते हो पीडीएफ डाउनलोड हो रही होगी। कोई पॉपअप नहीं आता है तो कई बार आपको लगता है कि पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रही है, ठीक है ना। इस तरह से पीडीएफ ले सकते हो। चलिए फटाफट चलते हैं आगे बिना अनाउंसमेंट की तरफ। बिना अनाउंसमेंट से पहले देख लें लास्ट डे जो सैटरडे में क्विज क्वेश्चन था उसका राइट आंसर था अरुणाचल प्रदेश। आप सभी में से बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने राइट आंसर किया, कुछ को रॉन्ग भी हुआ है ना। किस भारतीय राज्य को विशेष बाघ सुरक्षा बल के गठन को मंजूरी दी गई? काफी बार आपके साथ डिस्कस हुआ, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर था। चलिए चलते हैं बिना अनाउंसमेंट की तरफ। विनर आप सभी हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिलने वाला है? तो चलिए देखते हैं आज के हमारे फर्स्ट विनर कौन रहने वाले हैं। चलते हैं फर्स्ट विनर की तरफ। फर्स्ट विनर में नाम निकल कर आ रहा है अर्पिता सिंह जी का। बिल्कुल अर्पिता सिंह आज की हमारी फर्स्ट विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, वेल डन, बहुत अच्छे। चलते हैं इसी के साथ ही सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर में नाम निकल कर आ रहा है भारत माली जी का, श्रेया राज का, सीनू तिवारी का। श्रेया राज, सीनू तिवारी, भारत माली आज के हमारे सेकंड विनर है। कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। इसी के साथ चले थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर में नाम निकल कर आ रहा है रोशनी मिश्रा, इंद्रजीत चक्रवर्ती, तहमीन खान। कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स कॉन्ग्रेट्स। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आज के वॉलंटियर की तरफ। वॉलंटियर में नाम निकल कर किसका आ रहा है भाई? सुरभि सिन्हा है, ऋषभ यादव हैं, बिल्कुल ऋषभ यादव हैं, और भावना सक्सेना है। भावना सक्सेना, ऋषभ यादव, सुरभि सिन्हा। कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। ये हमारे आज के वॉलंटियर हैं। और भी वॉलंटियर्स हैं, एक लिस्ट और है वॉलंटियर की। वॉलंटियर की दूसरी लिस्ट में है मोहम्मद तालिब खान जी, हिमानी जैन, सृष्टि शुक्ला। कॉन्ग्रेट्स, वेल डन, बहुत अच्छे। ये भी हमारे आज के वॉलंटियर है डियर। तो ये थे हमारे आज के विनर। चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का क्विज क्वेश्चन क्या होने वाला है। बिल्कुल जो भी हमारे न्यू व्यूअर हैं डियर,
जो क्विज क्वेश्चन होता है इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में करना होता है, लेकिन सेशन एंड अप होने के बाद फटाफट से करना होता है, राइट स्पेलिंग के साथ करना होता है, ऑप्शन ABCD नहीं करना होता, पूरा जो ऑप्शन होता है वो आपको टाइप करना होता है राइट स्पेलिंग के साथ। और एडिट जो ऑप्शन होता है, आंसर होता है, उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। चलिए टुडे क्विज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आज का क्विज क्वेश्चन क्या रहने वाला है देख लेते हैं फटाफट से। तो ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय सेफ दिवस कब मनाया जाता है? When is International Chef Day celebrated? 16th of October, 18th October, 21st October या फिर 20th October? तो इस क्वेश्चन का आंसर करिए फटाफट से मेन कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं कल, है ना। तो आई होप सेशन को आपने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक करो, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, और अगर अभी तक नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो महेंद्राज ऑफिशियल को। ठीक है डियर, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.